जी अस्सलाम वालेकुम। C5 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 20A। आज के लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। एक में हम ISA 540 डिस्कस करेंगे, 500 की सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड, और पार्ट बी में 600 सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड स्टडी करेंगे, ISA 600 हमारा एक लेंथी स्टैंडर्ड है जो कि आज के साथ कल का लेक्चर भी इजीली लेगा। पहले ISA 540। ISA 540 किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है हमारा एस्टीमेट्स को कैसे वेरीफाई करना है, हमें ये सिखाता है। एस्टीमेट्स और फेयर वैल्यूज, इनको हमने कैसे वेरीफाई करना है। अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़े तो वो लंबी चौड़ी बातें करता है, लेकिन एग्जाम फोकस रहते हुए इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है हमारे लिए जो हमने सीखना है वो है कि एस्टीमेट्स या फेयर वैल्यूज को वेरीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, एस्टीमेट्स और फेयर वैल्यू को कैसे वेरीफाई किया जाए। स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है तो हमें पहले कंसेप्ट बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं इनकी टाइप्स क्या होती है, नेचर क्या होती है। ठीक है, तो ओवरव्यू लेते हैं हम ISA 540 का। सबसे पहले हम स्कोप स्टडी करेंगे ISA 540 का क्या है, फिर रिस्क असेसमेंट की बात करेगा कि एस्टीमेट्स को वेरीफाई करते हुए किन एस्टीमेट्स में रिस्क ज्यादा होता है। वैसे बाय नेचर आपको पता है हर एस्टीमेट्स में रिस्क ज्यादा है। अप्रोचेस टू वेरीफाई काउंटिंग एस्टीमेट्स एंड फेयर वैल्यू, ये हमारे लिए सबसे अहम कंसेप्ट होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। फिर डिटर्मिनिंग मिस स्टेटमेंट, कैसे हम कंफर्म करेंगे मिस स्टेटमेंट है या नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। सबसे पहले स्कोप ऑफ ISA 540 कहता है स्कोप। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब कभी किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़े ना, एक चीज ध्यान में रख लीजिए, उसके सबसे पहले स्कोप को, उसका स्कोप क्या है, क्योंकि स्कोप से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये स्टैंडर्ड कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेगा, कौन कौन सी चीजें इसके दायरा इख्तियार से बाहर हैं और कौन सी इसके स्कोप के अंदर है। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उनकी दो टाइप्स होती हैं। पहली वो ट्रांजैक्शन फॉर विच एक्चुअल मेजरमेंट इज पॉसिबल, और दूसरी वो ट्रांजैक्शन फॉर विच एक्चुअल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड वी हैव टू एस्टिमेट देम। कहता है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन है, आप कंफर्म अमाउंट उसकी बता सकते हैं कितनी होगी। आपसे किसी भी हिस्टोरिक अमाउंट की, हिस्टोरिक ट्रांजैक्शन की अमाउंट पूछूं, आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। रिपेयर का एक्सपेंस क्या है, कंफर्म अमाउंट बता सकते हैं आप कितना है। सेल्स कितनी है, कंफर्म अमाउंट बता सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज ऐसे हैं आप कंफर्म अमाउंट नहीं बता सकते, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, जैसे इसके अलावा डेप्रिसिएशन, जैसे लिटिगेशन में अगर कोई लीगल केस पेंडिंग है उसकी प्रोविजन कितनी होगी, ये डेफर्ड टैक्स है। शाबाश, और दो तीन एग्जांपल दीजिए। और क्या, इंपेयरमेंट लॉस, शाबाश। या इवन रीवैल्यूएशन की अमाउंट, जब आप रीवैल्यू करते हैं आप एक वैल्यू को असल में बाय सोचें एस्टिमेट कर रहे होते हैं, आपको कंफर्म तो नहीं कि जब बेचेंगे तो एग्जैक्टली इतनी अमाउंट मिलेगी, मे बी वो कम या ज्यादा हो। तो जो फेयर वैल्यूज हैं ये भी एस्टिमेट्स में ही क्लासिफाई होते हैं। तो कहते हैं दो तरह के अमाउंट। अच्छा, गैस कीजिए किस अमाउंट को आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल है, और किसको वेरीफाई करना मुश्किल है, जिसकी एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं और आपको उन्हें एस्टिमेट करना पड़ता है। यही वो बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड आपको क्या सिखाएगा, आपको ये सेकंड कैटेगरी को कैसे ऑडिट करना है, इन अमाउंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, ये सिखाएगा। जैसे ये बताएगा कि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट को कैसे वेरीफाई करना है, ये बताएगा डेप्रिसिएशन को कैसे वेरीफाई करना है, ये बताएगा फेयर वैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करता है, अमाउंट्स जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती हैं, इन सारी अमाउंट्स को वेरीफाई करना सिखाएगा। क्लियर? इसका स्कोप समझ आ गया आपको? अच्छा चले, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने। मैंने आपको यह बताया कि ये स्टैंडर्ड आपको ऑडिट करना सिखाएगा ऐसे एरियाज का, ऐसी ट्रांजैक्शंस का जिनकी एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्रीड? जैसे एग्जांपल मैंने 3-4 दी, लेकिन इस पूरे स्टैंडर्ड में वो आपको स्पेसिफिक एरिया के प्रोसीजर नहीं बताएगा, आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा डिटेल प्रोविजन ऑफ बैड डेट का प्रोसीजर क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या वेरीफाई कर, नहीं। ये आपको क्या बताता है, जनरल अप्रोच बताता है। जनरल अप्रोच बताता है। जैसे ये एक जगह पे कहता है कि ऑडिटर को चाहिए अपना भी एस्टिमेशन डेवलप करे खुद से कि इस एक्सपेंस का, इस आइटम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अपना भी एक एस्टिमेशन डेवलप करे। अब वो एस्टिमेशन कैसे डेवलप करेगा ये उसने डिटेल में डिस्कशन नहीं की, क्योंकि एस्टिमेशन कैसे, ये डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन डिटरमिन करने का तरीकाकार फर्क है, बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट को एस्टिमेट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। तो ये स्टैंडर्ड याद रखिए, आपको जनरल स्टेप्स बताएगा जो हर तरह के फेयर वैल्यू या एस्टिमेट्स के लिए रेलिवेंट होंगे, स्पेसिफिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं बताए। या यूं समझ लीजिए, ये आपको अप्रोच तो सिखाएगा, एस्टिमेट्स को, फेयर वैल्यूज को कैसे वेरीफाई करना है, उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं बताएगा। ये बात पे कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में अगर हमसे कोई वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दे कि बताओ इसको वेरीफाई करने की अप्रोच क्या होगी, तो हमने याद रखे जनरल जो इस स्टैंडर्ड में 540 में प्रोसीजर सीख रहे हैं वो तो मेंशन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी बताएंगे उस एरिया से।
ये बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड आगे चलता है, कहता है रिस्क असेसमेंट। जब रिस्क असेसमेंट कर रहा हो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे। रिस्क असेसमेंट करता है, कौन सा स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर को कि ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट करनी ऑडिट करने से पहले? ISA 315 वो ये कहता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कहता है ये रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हुए ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा व्हाट एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से एस्टिमेट्स आएंगे, कौन कौन से एस्टिमेट आएंगे। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंटिटी पे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस क्लेम्स की प्रोविजन आती है, ठीक है। जैसे बैंकिंग कंपनी हो उसमें वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की प्रोविजन आती है, या आम अल्फाज में प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो एक बड़ा एस्टिमेट होता है ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन होगी। अगर कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है उसकी प्रोविजन होगी, ठीक है। रिटर्न की पॉलिसी है तो देखा जाएगा कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेड है। हर कंपनी के नेचर ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से सबसे पहले ऑडिटर ने क्या सोचना है, क्या देखना है कि इस मेरे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एस्टिमेट्स इंक्लूड होने चाहिए। क्योंकि पहली डंडी तो मैनेजमेंट यहां पे मार सकती है, कैसे? एस्टिमेट रिक्वायर्ड था, इंक्लूड ही नहीं किया। वारंटी प्रोवाइड कर रहे थे, उसने वारंटी की प्रोविजन इंक्लूड नहीं की, पहली डंडी तो ये मार। दूसरे लेवल पे डंडी क्या मारते हैं कि प्रोविजन इंक्लूड की लेकिन अमाउंट एप्रोप्रिएट नहीं है। पहले ये देख लिया व्हाट एस्टिमेट्स, फिर हाउ मैनेजमेंट मेक्स एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स कैसे कैलकुलेट करती है, कैसे रिकॉर्ड करती है, जैसे कौन सी अजम्पशंस यूज कर रहे हैं। आपको पता है हर एस्टिमेट के बैक एंड पे कोई ना कोई एक अजम्पशन कम से कम लाजमी वर्क कर रही होती है। एक से ज्यादा अजम्पशंस भी होती हैं लेकिन कुछ ना कुछ अजम्पशंस लाजमी वर्क कर। जैसे डेप्रिसिएशन के बैक एंड पे क्या अजम्पशन है, उसकी लाइफ, फिक्स एसेट की लाइफ, उसकी रेजिडुअल वैल्यू। जैसे और एस्टिमेट बताएं जल्दी से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैक एंड पे क्या अजम्पशन काम कर रही है? क्रेडिट पीरियड, ठीक है, एजिंग, ठीक है, कि कितने अरसा हो गया उसको और अब हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक कलेक्शन हो पाएगी कि नहीं। वारंटी की प्रोविजन बैक एंड पे क्या अजम्पशन, कितने सालों की वारंटी प्रोवाइड की है, ठीक है, किस अमाउंट तक की फॉर एग्जांपल। इसके अलावा एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना होगा, रीवैल्यूएशन, एसेट्स को रीवैल्यू करवाया है। अजम्पशंस क्या होती हैं? फेयर वैल्यू से रिलेटेड अजम्पशंस हैं। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एक्टिव मार्केट कौन सी है, रिसेंट सेल प्राइस क्या है, अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट के हालात क्या है, ठीक है। एक केस स्टडी में, अब वाई का में पहले भी डिस्कस किया था, उसने कहा प्लाजा आपने कंस्ट्रक्ट किया और फिर क्या हुआ कि साथ ही दूसरा प्लाजा भी बिल्ड कर लिया किसी दूसरी कंपनी ने। अब बता, और आपके प्लाजा के कस्टमर जो है, आपकी मार्केट के कस्टमर्स कम हो गए। अब क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? इंपेयरमेंट। इसका मतलब है ये कस्टमर्स जो हैं ये भी एक एस्टिमेट है, हमारा इनपुट है जो कि एस्टिमेट्स की कैलकुलेशन में यूज होगा। तो कहते हैं हर एस्टिमेट्स के बैक एंड पे कुछ ना कुछ अजम्पशंस काम कर रही होती हैं। आपने देखना है कौन सी अजम्पशन यूज की है, और खास तौर पे अजम्पशंस का में हम रीजनेबलनेस चेक जरूर करते हैं। अजम्पशंस रिलायबल होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। वेदर एक्सपर्ट इज यूज, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को यूज किया है? बाज़ औक़ात कुछ अजम्पशंस ऐसी होती हैं, कुछ एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे लीगल केसेस, उसमें एस्टिमेट करना फेयर वैल्यू, तो हमने देखना है एक्चुअरियल कैलकुलेशन, तो हमने ये देखना है कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत थी, और अगर जरूरत थी एक्सपर्ट को यूज किया कि नहीं किया। फिर रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है मेजरमेंट में, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए आपको पता चला, या ये वाला क्वेश्चन आपको याद है, हमने एक्सपर्ट वाले में भी स्टडी किया था। एक्सपर्ट को एंगेज किया, भूल गए, एक्सपर्ट को कंपनी मैनेजमेंट ने एंगेज किया इंटरनल, बताइए क्या कंट्रोल्स होंगे उसके वर्क पे? भूल गए, प्रीवियस लेक्चर में किया था क्या? पहले उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी नहीं देगा, ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखने, ठीक है। और जो सोर्स डाटा उसको दिया गया है उसके ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए कि वो डाटा एक्यूरेट कंप्लीट हो। अजम्पशंस पे कंट्रोल होने चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के कंट्रोल्स की बात कर रहे थे। कंक्लूजन्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए मार्केट के साथ। तो उसी तरह कंट्रोल्स, रिलेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए। एस्टिमेट्स भी जब आप अप्लाई करने में, या तो खुद अप्लाई कर रहे हो उसमें भी कंट्रोल्स होने चाहिए कि अजम्पशंस कैसे आप जनरेट कर रहे हैं। और एनी चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर से अगर चेंज है वो भी हम देखेंगे, चेंज है क्या, अंडरलाइंग फैक्ट्स ऐसे हैं जो चेंज को जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं। अच्छा, अब अगेन यहां पे मैं आपको बता दूं, ICAP की आदत है वो कोई एक छोटा सा पॉइंट बना के ना आपसे पूछ लेता है। जैसे यहां पे उसने, आपको याद है प्रीवियस वो एक्सपर्ट वाले लेक्चर के दौरान में रिलेटेड कंट्रोल्स की उसने सिर्फ एक हल्की सी जैसे यहां पे बात की है। कंट्रोल्स क्या होने चाहिए उसने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फिर क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया। हमारी जजमेंट चेक करता है।
तो अगेन आपको तैयार होना चाहिए कि वो इसमें से भी मतलब जो प्रोसीजर हम स्टडी कर रहे होंगे मे बी जनरल प्रोसीजर पूछ ले, मे बी किसी एक प्रोसीजर को उठा के कहीं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। आउटकम ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स, इसका क्या मतलब है? पिछले सालों का एस्टिमेट्स का क्या? भाई पिछले सालों में भी तो एस्टिमेट्स करवाए होंगे, ये पहला साल थोड़ी है। पिछले सालों का एस्टिमेट और पिछले सालों का एक्चुअल की फिगर क्या क्लोज थी कि नहीं? अगर क्लोज थी इसका मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल्स अच्छे हैं, एस्टिमेट्स रिलायबल हैं। और अगर फिगर्स क्लोज नहीं, मटेरियल डिफरेंस था एक्चुअल में और एस्टिमेटेड में, एस्टिमेशन ठीक नहीं। हाँ जी बिल्कुल, वो हमने एक और केस स्टडी भी की थी, सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जिसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंगेज किया था, पिछली दफा हमारा उसके साथ झगड़ा हो गया था मैनेजमेंट के साथ, इस साल उसने एक्सपर्ट को एंगेज किया और उस एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट की सारी बातों को मान लिया। ठीक है, तो क्या हम उस एक्सपर्ट पे रिलाई कर लें? हमने क्या उस केस स्टडी में सीखा था? आउटकम अच्छा ये हो गया। कहता है काउंटिंग एस्टिमेट्स में है, कहते हैं एस्टिमेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा एस्टिमेट, बड़ा एस्टिमेट। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जिसमें अनसर्टेनिटी कम है। अब इसमें थोड़ा कुछ जगहों पे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसमें अनसर्टेनिटी कम है। कुछ जगहों पे आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा ये आपको दो टाइप्स है अनसर्टेनिटी की, पता क्यों बता रहा है? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की आगे चल के प्रोसीजर्स वो दोनों के बता रहा है अलग अलग। कहता है जो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है उसके प्रोसीजर सिर्फ इतने, और अगर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है उसके प्रोसीजर ज्यादा। इसलिए हमें दो टाइप्स बता रहा है। एस्टिमेट्स की कितनी टाइप्स? दो टाइप्स। कौन कौन सी है? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का एग्जांपल क्या है? लीगल केसेस, पेंशन लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट। एग्री करते हैं इनकी अमाउंट ज्यादा होती हैं, ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और फिर लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर वारंटी। क्लियर? दो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन समझ आ गए। अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स है। फिर कह रहा है आगे अप्रोचेस टू वेरीफाई काउंटिंग एस्टिमेट्स एंड फेयर वैल्यूज। इन एस्टिमेट्स के फेयर वैल्यूज को वेरीफाई करने की अप्रोचेस क्या हैं? कहते हैं ऑडिटर डिटरमिन करेगा विच ऑफ द एस्टिमेट्स आर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, किन एस्टिमेट्स में सिग्निफिकेंट रिस्क है। खुद बताइए, दो तरह के एस्टिमेट्स हैं, एक लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, एक हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। किसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। कहता है पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्या आप जिस एस्टिमेट को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। फिर बता रहा है प्रोसीजर टू वेरीफाई एस्टिमेट्स। अच्छा अब सुन ले, देखें एक है स्टैंडर्ड, एक है एग्जामिनर। ठीक है, हमने प्रिपरेशन करते हुए एग्जामिनर को सामने रखना है। स्टैंडर्ड कहता है यहां पे, स्टैंडर्ड कुछ और भी लंबी चौड़ी बातें करता है, लेकिन हमने टू द पॉइंट एग्जामिनर के जो क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट करता है, कंसेप्ट उसके मुताबिक कवर कर रहे हैं। यहां पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो आपके काउंटिंग एस्टिमेट्स है लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, उनके ऊपर 5-6 प्रोसीजर परफॉर्म करें। जो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है उनके ऊपर 5-6 प्रोसीजर और परफॉर्म करें। बात समझ आ गई? यहां दो तरह के प्रोसीजर है। प्रोसीजर टू वेरीफाई एस्टिमेट, ये प्रोसीजर हर तरह के एस्टिमेशन के लिए है, चाहे वो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो चाहे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो। इसके बाद कह रहा है फर्दर प्रोसीजर टू वेरीफाई एस्टिमेट विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के लिए फर्दर प्रोसीजर है। फर्दर का लफ्ज नोट कीजिए। फर्दर का मतलब क्या है? वो भी परफॉर्म करने हैं, ये भी करने हैं। अब स्टैंडर्ड लो एस्टिमेशन और हाई एस्टिमेशन को अलग-अलग डिस्कस कर रहा है। एग्रीड, आपने एग्जाम में उनको डिफरेंट नहीं करना। आप एग्जाम में ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये हाई एस्टिमेशन है कि लो एस्टिमेशन है, तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो बताइए टू बी ऑन सेफ साइड हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह अज्यूम करना चाहिए लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, या अज्यूम करना चाहिए हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, उसमें हम सेफर साइड में है ना, सेफर साइड में। इसीलिए आप जब इन प्रोसीजर्स को भी पढ़ रहे होंगे ना, हाई एस्टिमेशन वाले और लो एस्टिमेशन वाले और हाई एस्टिमेशन के एडिशनल प्रोसीजर, आपको कुछ प्रोसीजर मिक्स होते नजर आएंगे, मैच होते नजर आएंगे, लगेगा सिमिलर, मिलती जुलती बात कर रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको भी ऐड कर लेना। मिलती जुलती बात है, उसको एक ही पॉइंट बना ले। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्लास में प्रोसीजर सिखाऊंगा एस्टिमेट को कैसे वेरीफाई करना है। उनकी क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, एग्जाम में कोई सा भी एस्टिमेट आपको बता दे, पूछ ले वेरीफाई कैसे करना है, आपने ये प्रोसीजर उसको बता देने हैं। लेकिन अगेन याद रखिएगा, ये ना हो आपसे इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के प्रोसीजर पूछ ले और आप ये अप्रोच बता दें। ये क्यों? अगर आप इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के प्रोसीजर पूछता है, ये अप्रोच बता है, तो वो भी एस्टिमेट, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मुझे लग रही है, तो मैं क्यों ना ये प्रोसीजर बता दूं? ये जनरल है,
वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक लिखे, उसके बाद कसर रह जाए तो ये भी लिख ले, 540 पे भी आ जाए। हर एस्टीमेट पे 540 अप्लाई होगा, पर उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर बताने के बाद। ये एग्जाम्पटिव आपको बता रहा हूं, क्या हर एस्टीमेट पे ISA 540 अप्लाई होगा, लेकिन उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बताने के बाद। चलिए अब स्टडी करते हैं प्रोसीजर कौन कौन से हैं। वो कह रहा जी, ITA shall evaluate whether entity has complied with requirements of applicable financial reporting framework and method used are appropriate and consistent with prior period। एस्टीमेट के हवाले से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? IFRS के मुताबिक है। जैसे हमारे IFRS में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IAS 8 एस्टीमेट्स को डील करता है, तो हम ये देखेंगे IAS 8 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सारी काउंटिंग, डिस्क्लोजर, एस्टीमेट्स वगैरह किए गए कि नहीं किए गए। ठीक है, क्या वो IFRS रिक्वायर करता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डिसमेंटलिंग की प्रोविजन उसको अकाउंट फॉर करना है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में एस्टीमेट्स के हवाले से जो रिक्वायरमेंट होती हैं, हमने देखना है उनको कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया। जैसे एक एग्जांपल IAS 8 की है, इसके अलावा भी डिफरेंट रेलिवेंट स्टैंडर्ड में एस्टीमेट्स होंगे। जैसे IAS 16 में वो हमें डेप्रिसिएशन की बात करता है, ठीक है, फेयर वैल्यू की भी बात करता है, कहता है जो भी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स हो, एंड वेदर कंसिस्टेंट विद प्रायर ईयर, और देखना है क्या ये एस्टीमेट्स कंसिस्टेंट है, देखना चाहिए हमें। एस्टीमेट्स प्रायर ईयर के साथ कंसिस्टेंट है, देखना चाहिए मैंने। अच्छा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, इसका तो डिस्क्लोजर आता है। एस्टीमेट चेंज हो, इसका डिस्क्लोजर आता है कि नहीं? एस्टीमेट चेंज हो, डिस्क्लोजर आता है कि नहीं? ऐसे ना करें। एस्टीमेट चेंज का डिस्क्लोजर आता है कि नहीं आता? डिस्क्लोजर आता है। हालांकि मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है इसका डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड है, सर्कमस्टेंसेस बतानी होती है। ठीक है, अच्छा यहां पे कह रहा है देखो कंसिस्टेंट है कि नहीं एस्टीमेट, तो अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक, कंसिस्टेंट नहीं है तो मिस स्टेटमेंट होगी क्या? नहीं होगी। क्या कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट तो फिर छोटा है, अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो जाए वो भी मिस स्टेटमेंट नहीं होती। वो हमने देखना है क्या कि वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है कि नहीं होती। ये ना किसी क्वेश्चन में एस्टीमेट चेंज करवा दे और आपका ये तो मिस स्टेटमेंट है। आपने वैल्यूएट करना है। क्या पूछेंगे मैनेजमेंट से? एस्टीमेट चेंज हुआ, क्या पूछेंगे मैनेजमेंट से? क्यों चेंज किया? सर्कमस्टेंसेस बताइए, क्या इन सर्कमस्टेंसेस से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही है, और क्या इसकी कोई अप्रूवल है, और क्या इसकी प्रॉपर काउंटिंग डिस्क्लोजर किए गए? ठीक है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। अगर इन चीजें ठीक, इन चीजों से पता चलता है एस्टीमेट ठीक है तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं, लेकिन अगर इन चीजों से पता चलता है कि ठीक नहीं है तो फिर मिस स्टेटमेंट होगी, मिस स्टेटमेंट होगी। एक केस स्टडी में पढ़ा था, शायद मैं पहले भी बताया आपको, दो मूवी प्रोडक्शन कंपनीज थी, मूवीज बनाती थी। एक के एसेट्स पे, एसेट्स की नेचर सेम थी दोनों में, एक का डेप्रिसिएशन रेट 10% था, दूसरे का 20%। बताइए किसका सही किसका गलत? दोनों के सही हो सकते हैं। उसने क्या रीजन हो सकती है फिर डिफरेंस की? डिफरेंस की रीजन क्या हो सकती है? इक्विपमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे उनके, इक्विपमेंट चेक करने पड़े। एक का मेड इन चाइना, एक का मेड इन जापान, चाइना वाले का 20%। मे भी ऐसे ही हो, चाइना के एसेट्स की लाइफ कम होती है, मे भी ये भी ये रीजन हो। उसमें ये रीजन नहीं थी वैसे। और क्या रीजन हो सकती है? सेम इक्विपमेंट है इंडस्ट्री में दो कंपनीज के पास, डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है, क्या रीजन हो सकती है? कंपनी पॉलिसी ऐसे थोड़ी, पॉलिसी हवाई थोड़ी होगी, पॉलिसी ग्राउंड रियलिटीज की बेस पे बनती है ना। पॉलिसी किस वजह से बनी होगी? रिप्लेसमेंट पॉलिसी। हाँ नहीं ये है, हो सकता है एक कंपनी की पॉलिसी ये हो 10 साल के बाद एसेट्स को रिप्लेस करना है, एक ही पॉलिसी हो 5 साल के बाद एसेट्स को, तो डेप्रिसिएशन रेट तो डिफरेंट होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट के साथ रेजिडुअल वैल्यू भी डिफरेंट होगी। एक ही 10 साल बाद वाली लेनी है, एक ही 5 साल बाद वाली। और अच्छा ये केस भी नहीं था उस केस स्टडी में, एसेट्स के ऑपरेशन, ये रीजन थी। एक कंपनी मूवीज ज्यादा बनाती थी, उसके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स थे, उसका कैमरा ज्यादा इस्तेमाल होता था, और एक के पास प्रोजेक्ट्स कम थे, तो जिसके पास प्रोजेक्ट्स कम थे उसका डेप्रिसिएशन रेट भी कम होगा। क्लियर? तो ये याद रखें, एस्टीमेट चेंज होना इन इटसेल्फ ना तो आप कह सकते हैं कि ठीक हुआ है, ना कह सकते हैं गलत हुआ है। ये हम एज ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं डिटरमिन सब्सिक्वेंट। अच्छा ये बड़ा अहम था इसमें, कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट, ये बहुत एग्जाम पॉइंट पूछते हैं हमें। ठीक है, वो मे बी इस केस में या किसी और केस के साथ टेस्ट कर ले, मे बी 540 का 540 में टेस्टिंग उसकी कम है, लेकिन इसको वो 705 के साथ टेस्ट कर सकता है। डिटरमिन सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस रिगार्डिंग एस्टीमेट। सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी एस्टीमेट्स की एक्यूरेसी के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? एग्जांपल दीजिए। कैसे? कोई एक एग्जांपल दीजिए जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट हमारे एस्टीमेट को इफेक्ट करता हो।
जैसा कि वारंटी के क्लेम। शाबाश, वारंटी के क्लेम, एनआरवी, दोनों करेक्ट एग्जांपल। पहले एनआरवी को डिस्कस करते हैं। ईयर एंड के बाद पता चला इन्वेंट्री जो है वो एनआरवी से कम पे सेल हुई है, तो क्या इफेक्ट होगा? इसका मतलब क्या, इन्वेंट्री कॉस्ट से कम पे सेल हुई है, तो इसका मतलब ये ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की इंडिकेशन है। और आपको पता है ये एडजस्टिंग इवेंट है। एस्टीमेट्स, हम जब एस्टीमेट्स अप्लाई करते हैं ये एंड के बाद के फैक्ट्स अगर ये साबित कर रहे हो हमारा एस्टीमेट गलत था, ठीक नहीं था, हमें क्या करना चाहिए? उसको ठीक करना चाहिए। एनआरवी कैसे? और आपने क्या एग्जांपल दी थी? वारंटी वाली, शाबाश। वारंटी कैसे? ये एंड के बाद चीजें रिटर्न हो गई, लोगों ने वापस करना शुरू कर, उन्होंने कहा भाई सही काम नहीं करते, इसके दो बटन, इसके दो बटन रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में उसने कहा ब्रेक पे पावर रखे ना तो 100 से 50 पे आने की बजाय गाड़ी 200 की स्पीड से भागती है, एक्सीडेंट हो गए 2-4, क्या गाड़ियां वापस आना शुरू हो गई? तो क्या ये हमने जो एस्टीमेट्स अप्लाई किए हुए थे एस्टीमेट्स चेंज होंगे इस एक सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से? सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? ये एंड के बाद कस्टमर ने हमारी प्रोडक्ट्स वापस करना शुरू कर दी, इसकी वजह से दो एस्टीमेट कौन से चेंज होंगे? एक है इन्वेंट्री वाला, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री रीअसेस करेंगे, और दूसरा जो सेल हो गई है उसकी प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी। तो क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमारे एस्टीमेट्स को इफेक्ट करते हैं? यस करते हैं। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। डेवलप हिज ओन पॉइंट एस्टीमेट अ रेंज टू वैल्यूएट मैनेजमेंट पॉइंट एस्टीमेट्स। अपना पॉइंट एस्टीमेट असेस करें कि पॉइंट एस्टीमेट से मुराद खुद वैल्यूएट करें, मेरे मुताबिक कितनी अमाउंट या कितनी रेंज हो सकती है। अब मैनेजमेंट ने कहा 70 मिलियन की प्रोविजन होगी, हमने अपनी कैलकुलेशन की, हमने कहा 70 नहीं 50 to 60 बन रही है। अगर तो एक 50 मिलियन एस्टीमेट कर ले स्पेसिफिक अमाउंट, ये पॉइंट हो गया, और अगर रेंज जैसे 50 to 60 ये रेंज हो गए, हम अपना एस्टिमेशन डेवलप करेंगे। इस याद है आपको एक आइटर का प्रोसीजर रीकैलकुलेशन, ये असल में रीकैलकुलेशन कह रहा है कि रीकैलकुलेट करो। मैंने यहां ये दोनों ना, ये प्रोसीजर है क्लाइंट की एस्टीमेट की कैलकुलेशन को चेक करो, 4 वाला ये, 5 वाला ये 3 वाला क्या है? अपना एस्टिमेशन डेवलप करो। जैसे कह रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेट्स, जैसे रिव्यूइंग बेसिस, किस बेसिस पे क्या अजम्पशंस यूज की हैं, कैलकुलेशंस देखें इसकी, अप्रूवल देखें उसकी, अजम्पशंस की अप्रूवल किसने दी है, ठीक है। यह है मैनेजमेंट की कैलकुलेशन को रीचेक किया, अजम्पशन ठीक है कि नहीं, ठीक है, अप्रूवल वगैरह। आपको याद है ये 610 और 620 में भी सिमिलर अप्रोच थी। इंटरनल आइटम में भी वो क्या कहता था, 620 का था, 610 में क्लियरली वो यही बताता, कहता था एक तो उसके काम को इंस्पेक्ट कर लो, इंटरनल आइटर के काम को, और दूसरा रीपरफॉर्म करो। सैंपलिंग में भी थी, सैंपलिंग में कैसे थी? एक्सपेक्टेड 620 में थी, एक्सपर्ट वाले में नहीं, एक्सपर्ट वाले में नहीं थी, क्योंकि एक्सपर्ट में हम उसके काम को तो चेक कर सकते हैं, उसकी बेसिस को रिव्यू कर सकते हैं, खुद रीकैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक्सपर्ट वाले वर्क में नहीं था। 620 में ये वाला प्रोसीजर ये था, ये नहीं था। 610 में दोनों थे, ठीक है ना, शाबाश। अच्छा, ये फर्क समझ आ गया दोनों में? जब हम मैनेजमेंट का रीकैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिर अपना पॉइंट एस्टीमेट डेवलप करने की क्या जरूरत होती है? इसकी 2 रीजन होती हैं। एक ये कि हिस्ट्री में कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि मैनेजमेंट ने एक्सेल का फार्मूला लगाया कैलकुलेशन करते हुए, उसमें पॉइंट का फर्क आ गया, 0.05 की बजाय उसने 0.5 पंच कर दिया, और फाइनल फिगर में मिलियंस का डिफरेंस आ गया। अब अगर आप मैनेजमेंट का ही रीचेक कर रहे हो ना, तो हो सकता है आप इस छोटे से डिफरेंस को काउंट फॉर ना करें, स्किप होने का चांस है। लेकिन अगर आप खुद से रीकैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप 0.5 को 0.5 ही लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? बाजू का दूसरे का काम लिखा हो ना तो वो गलती नहीं पकड़ी जाती। जब आप खुद से फिगर्स पंच कर रहे होते हैं तो फिर आप चेक कर लेते हैं। एक दूसरी रीजन ये होती है कि मैनेजमेंट, ये तो कैलकुलेशन की बात होगी ना, अब एस्टिमेट्स की बाजू का मैनेजमेंट की अजम्पशंस, एस्टिमेट्स बायस होते हैं। आप जब अपना इंडिपेंडेंट असेस कर रहे होते हैं, फिगर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपकी अजम्पशंस बायस नहीं होंगे, एस्टिमेट्स बायस नहीं होंगे। इसीलिए वो एस्टिमेट्स में याद रखें, जब कभी एस्टिमेट्स की केस स्टडी आए, क्वेश्चन आए, आपने ये दोनों प्रोसीजर वैसे तो सारे लिखने हैं, खासतौर पे दोनों जरूर लिखने हैं। और मैनेजमेंट ये वाला पॉइंट है ना, ये आगे चल के हमारा एक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड आएगा, उसमें इनमें से एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पे तो सिर्फ जनरल बात कर गया ना, अब बेसिस को रिव्यू करो, उसमें एग्जैक्टली बताता है बेसिस क्या है, हर बेसिस को चेक करना है।
हर बेसिस को चेक करना। और भाईजान डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हुए आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को सर मैं बेसिस को रिव्यू करूंगा, ये है इनका जनरल पॉइंट। लेकिन केस स्टडी में जब क्वेश्चन आएगा आपने इसको स्पेसिफिक बनाना है। स्पेसिफिक कैसे बनाना है? आपने सोचना है डेप्रिसिएशन में कौन सी बेसिस यूज होती हैं? रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का प्रोसीजर लिखेंगे एक, लाइफ का प्रोसीजर लिखेंगे एक, ठीक है। इसी तरह वारंटी है, इसी तरह लीगल केस है। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर लाजमी लिखने, अगर केस स्टडी में स्पेसिफिक प्रोसीजर बता दे, याद रखिएगा ये। जब जनरल बात करे तो जनरल प्रोसीजर काफी है, स्पेसिफिक बात करे तो स्पेसिफिक प्लस जरूरत पड़े तो जनरल की हेल्प भी ले सकते हैं। पांचवा, आईटा शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन स्टैंडर्ड पढ़ा था 580। 580 में कौन सी जगह पे रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई थी जो 540 से रिलेट करती है? 580 में लिस्ट पड़ी थी ना, क्या उस लिस्ट में कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी जो यहां पे फिट होती हो? सब्सीक्वेंट इवेंट वाली थी, लेकिन वो तो अलग है, ये तो एस्टिमेट्स वाला स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट, वो तो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है ना इसको, डायरेक्ट थी। टैक्स वाली कौन सी थी? टैक्स वाली कोई नहीं थी। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट से। गोइंग कंसर्न में थी, लेकिन गोइंग कंसर्न थोड़ी यहां पे आएगी। यहां पे तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, ये रिप्रेजेंटेशन लेते थे। ये 580 में पढ़ा था, ये उसकी एग्जांपल है। यहां वो क्रॉस मैच हो गया। कहता है इन परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर आइटर में कंसीडर टू यूज वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। बिल्कुल, आइटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहे कर सकता है। मैनेजमेंट में तो कर सकती है, मैनेजमेंट इन एस्टिमेट्स को अप्लाई करने में एक्सपर्ट को यूज नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। ऊपर उसने बताया है, कहां बताया उसने? किसी जगह बताया था एक्सपर्ट, कहां बताया? ऊपर बताया। चले ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हम भी एक्सपर्ट को, जैसे इसकी एग्जांपल लीगल केस इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। फर्दर प्रोसीजर टू वेरीफाई एस्टिमेट्स, मजीद प्रोसीजर क्या कह रहा है? एस्टिमेट एट इवैल्यूएट एट काउंटिंग एज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये तो हम भूल ही गए थे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं करता? यार रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है अकाउंटिंग में? आउटफ्लो प्रोबेबल हो और मेजरेबल हो। प्रोविजन का भी कोई क्राइटेरिया होता है, ये तो शायद अक्रूवल का है, नहीं प्रोविजन का है। ये प्रोविजन का ना, हाँ है क्राइटेरिया। अच्छा क्राइटेरिया, अब यहां पे उसने हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाली एरिया में लिखा है, लेकिन एग्जाम में अगर हम लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में लिखते हैं गलत हो जाएगा क्या? उसमें भी तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखना चाहिए। तो इसलिए केस स्टडी में प्रोसीजर बताते हुए आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इवैल्यूएट वेदर सिग्निफिकेंट असम्पशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट इज रीजनेबल, ये हमारा पहले भी कवर हुआ है प्रीवियस वाले लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के प्रोसीजर में। ये कवर हुआ कहीं कि एस्टिमेट रीजनेबल होने चाहिए। रीजनेबल का वर्ड नहीं उसने देखा था, उसने कहा था वैल्यूएट कर लो, असम्पशंस वैल्यूएट कर लो। हाँ, तो वैल्यूएशन में रीजनेबलनेस ही देखते हैं, और क्या देखेंगे? हाउ मैनेजमेंट कंसीडर अल्टरनेटिव assumptions आर आउटकम्स एंड व्हाई इट सिलेक्टेड वन एंड रिजेक्टेड अदर्स। बाजुकात एक से ज्यादा assumptions इफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। हम देखेंगे मैनेजमेंट ने कैसे एक को एक्सेप्ट किया और एक को रिजेक्ट किया। जैसे फर्ज कीजिए पेंशन लायबिलिटीज, पेंशन लायबिलिटी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की एग्जांपल थी कि लो की? हाई की। पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट करते हुए कंपनी के एम्प्लॉयज दो तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। दोनों की पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट करनी हो, उसमें उनकी एवरेज लाइफ एक रेलिवेंट फैक्टर होगी कि नहीं? रेलिवेंट फैक्टर। अब ये तो आपको पता होगा मेल्स की एवरेज लाइफ डिफरेंट है और फीमेल्स की एवरेज लाइफ डिफरेंट है। अब फर्ज कीजिए एक ही है 65, एक ही है 72, तो मैनेजमेंट ने कैलकुलेशन में कौन सी वाली यूज की? ये है अल्टरनेट असम्पशन है ना, 65 वाली लेनी चाहिए 72 वाली, कि दोनों की एवरेज? गलत, ना 65 ना 72 ना दोनों की एवरेज। यही कह रहा है कि अल्टरनेट असम्पशन है। तो बताओ किसको एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया, क्यों? क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि रेशो क्या है वर्क की? क्या वर्क प्लेस पे जो मेल फीमेल की रेशो 50-50 होती है पाकिस्तान में? नहीं होती। तो उस वर्क फोर्स की रेशो के लिहाज से कैलकुलेशन होनी चाहिए ना लाइफ की, ठीक है। तो यही वो बता रहा है अल्टरनेट असम्पशन। ये अल्टरनेट असम्पशन की बात समझ आ गई? फिर इसका मैनेजमेंट इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट की इंटेंशन या एबिलिटी क्या है स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के, ठीक है। जैसे फिक्स एसेट्स हैं, मैनेजमेंट ये कहती है कि हमने इसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इसको। क्यों? उसने कहा हमारी इंटेंशन ये है कि इसको बेच देना है, बाकी एसेट कॉस्ट पे, इसको फेयर वैल्यू पे। क्या मैनेजमेंट की इंटेंशन
अकाउंटिंग या मेजरमेंट को इफेक्ट करती है एसेट्स की? बिल्कुल करते हैं। फिक्स एसेट को यूज करना है, क्लासिफिकेशन मेजरमेंट कुछ और होगी, कॉस्ट पे करना है, नॉन करंट एसेट में सेल करने की इंटेंशन है, फेयर वैल्यू है, करंट एसेट्स पे नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम देखेंगे एस्टिमेट्स या फेयर वैल्यूज में मैनेजमेंट की इंटेंशन और एबिलिटी क्या है। अगर वो आपकी डेप्रिसिएशन वाली एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन है 5 साल बाद एसेट को बेच देंगे, उसी एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल हो जाएगी और रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर मैनेजमेंट का रहता है 10 साल, उसी एसेट की लाइफ 10 ईयर हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू भी 10 साल के लिहाज से। कहता है देखो मैनेजमेंट की इंटेंशन एबिलिटी क्या है, क्या मैनेजमेंट इस काबिल है जो मैनेजमेंट कह रही है वो कर भी पाएगी, 10 साल तक इस एसेट को चला भी पाएगी। डेवलप ए रेंज ऑफ वैल्यूएट रीजनेबल काउंटिंग एस्टिमेट्स, कहते हैं इसकी रेंज एस्टिमेट, पहले उसने पॉइंट कहा था, रेंज कहा था, दोनों में से कोई भी प्रोसीजर लिख सकते हैं। पॉइंट और रेंज में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि पॉइंट में हम सिंगल वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं, रेंज में एक रेंज, दो वैल्यू, लोअर और अपर। क्लियर? अच्छा, बल्कि रेंज से एक मुझे केस स्टडी याद आ गई। अगर हम लॉयर को लिटिगेशन होती है तो उसमें हम लॉयर को कंफर्म करवाते हैं, लॉयर को लेटर लिखते हैं ना। ये किस में स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, कोई नहीं बोलेगा ना, किस स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉयर को लेटर लिखना है? लॉयर को सबसीक्वेंट में नहीं पढ़ा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी नहीं पढ़ा था, 501 में पढ़ा था। 501 में 3 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन। लिटिगेशन में उसने कहा था जब भी कोई लिटिगेशन हो तो उसको वेरीफाई करने के 3 तरीके हैं। 3, एक हिंट दूं, पहला लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, एक था लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, और एक था मीटिंग, डायरेक्ट मीटिंग नुमाइंदे की मौजूदगी में। अच्छा, स्पेसिफिक इंक्वायरी और लेटर ऑफ जनरल फर्क था, ये भाई मेरा बताएगा मुझे। लिटिगेशन की लिस्ट दी होती है किसमें? स्पेसिफिक में, जनरल में। शाबाश। अच्छा, 3 ऑप्शंस थी स्टैंडर्ड ने दी, ठीक है, जरा बहाने से 501 की रिवीजन हो जाए, क्या बुरा है। 3 ऑप्शन दी, हमारी मर्जी है ना, जो मर्जी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, चाहे लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी सेंड करे, चाहे स्पेसिफिक इंक्वायरी, चाहे मीटिंग, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। किस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मेरा भाई बताएगा। 3 ऑप्शन थी ना लिटिगेशन के हवाले से, जनरल इंक्वायरी, स्पेसिफिक इंक्वायरी, डायरेक्ट मीटिंग। किस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डायरेक्ट मीटिंग, कॉम्प्लेक्स मैटर है डायरेक्ट मीटिंग, शाबाश। इसके अलावा स्पेसिफिक जब लॉ अलाउ ना करे लॉयर को कि ओपन इंफॉर्मेशन दो, तो फिर हम स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट रूटीन में हम क्या करते हैं, कौन सा लेटर भेजते हैं? जनरल इंक्वायरी का। ठीक है, तो हाँ, केस स्टडी मुझे ये याद आई थी, हमने लॉयर को लेटर लिखा, हमने कहा ये केस है स्पेसिफिक इंक्वायरी का, उसने कहा भाई 5 मिलियन पे करना पड़ेगा। हमने प्रवीण कितने की रिकॉर्ड करनी है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने की प्रवीण होनी चाहिए? अच्छा, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आप। लॉयर ने कह दिया केस हार जाएंगे, 5 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो प्रवीण कितने की आएगी? 5 मिलियन की। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। हमने कहा कितना पे करना पड़ेगा, उसने कहा 5 से 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। अब बताइए कितनों का ख्याल है 5 मिलियन, कितनों का ख्याल है 10 मिलियन, कितनों का ख्याल है एवरेज 7.5? कहां प्रूडेंस कंसेप्ट ना, 10 मिलियन प्रूडेंस कंसेप्ट। आपका क्या ख्याल है? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। 7.5 नहीं 7.5 वो एक स्पेसिफिक केस है, ठीक है। तो ये कहता है 5, जब लॉयर जवाब दे देना कि 5 से 10 मिलियन पे करना पड़ेगा, इसका मतलब है लॉयर ये कह रहा है 5 मिलियन तो पे करना ही करना है, हो सकता है इससे ज्यादा भी पे करना पड़ जाए। 5 यानी 5 मिलियन के बारे में लॉयर ये कह रहा है कि ये प्रोबेबल है, मेजरेबल है, बाकी ऊपर वाला प्रोबेबल नहीं है। तो 5 मिलियन जो अमाउंट उसने लोअर अमाउंट कंफर्म कर दिया उसकी आएगी प्रवीण, और जो ऊपर का 5 मिलियन है डिस्क्लोजर। अगर वो कहता है 10 से 15 मिलियन हो सकता है, 10 की प्रवीण, ऊपर का 5 डिस्क्लोजर। और अगर कहता है 0 to 10 मिलियन हो सकता है तो फिर डिस्क्लोजर। और अगर कहता है आई एम अनएबल टू वेरीफाई, आई एम अनएबल टू एस्टिमेट द अमाउंट, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन है। लॉयर ने ये कहा आई एम अनएबल टू एस्टिमेट एनी अमाउंट, लॉयर चेंज कर रहे हैं। दूसरे लॉयर ने भी यही कहा आई एम अनएबल टू। बाज़ औक़ात केस जब स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना लीगल केस, तो लॉयर उस वक्त यही जवाब देता है, डिस्क्लोजर आएगा उस वक्त, ठीक है। डिस्क्लोजर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? डिस्क्लोजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? अगर रूटीन के लीगल केसेस हैं तो, लेकिन एग्जाम में सिंगल केस है ये, उसने बताया।
बाय डिफॉल्ट हम कौन सा ज्यूम करते हैं? क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि बहुत से केसेस थे या रूटीन का केसेस है। बाय डिफॉल्ट हम क्या ज्यूम करते हैं? एक्सेप्शन मिटिगेशन, एमसीज मैटर आएगा। ठीक है, ये रेंज समझ आ गया आपको? इसके साथ वो केस स्टडी भी हमारी 705 की रिवाइज हो गई। 0 to 10 5 मिलियन कहे तो क्या करना है, 5 to 10 कहे तो क्या करना है। डिटर्मिनिंग मिस स्टेटमेंट, वो कहता है भाईजान एस्टिमेट्स आपने इधर प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म कर लिया, देख ले एस्टिमेट सही अप्लाई किया कि गलत है? सही अप्लाई किया, ओके, गलत किया है, मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट है थोड़ा सोचो, क्योंकि एस्टिमेट्स मैनेजमेंट का फेवरेट एरिया होता है फ्रॉड करने के लिए। एस्टिमेट्स मैनेजमेंट का, क्योंकि ना कंफर्म, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है ऑडिटर कभी भी कंफर्म नहीं कर सकता एस्टिमेट क्या होगा, इसके लिए उसे टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा, फिर ही कंफर्म कर सकता है ना अगले साल एग्जैक्टली प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी होगी, वारंटी क्लेम्स कितने आएंगे, लीगल केस का फैसला क्या होगा, इन्वेंट्री कितने पे सेल होगी, ये सारी अमाउंट तो कंफर्म होनी है महीने 2 3 4 महीने बाद। तो इसीलिए मैनेजमेंट का फेवरेट एरिया होता है। तो जब कभी एस्टिमेट्स में मिस स्टेटमेंट आए तो हमने देखना है मैनेजमेंट बायस नहीं एस्टिमेट्स अप्लाई करने में। और अगर मैनेजमेंट बायस्ड हो तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंटेशन, कहता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कर लें जी। डॉक्यूमेंट क्या करेंगे? कह रहा है देखो एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं और उनका डिस्क्लोजर ये डॉक्यूमेंट करो। और इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट बायस, अगर मैनेजमेंट बायस की इंडिकेशन हो, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं, हमने 705 में पढ़ा था ओपिनियन मॉडिफाई होता है 2 चीजों की वजह से, स्कोप लिमिटेशन और मिस स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड एक जगह पे ये कहता है, ये तो आपको बात बताई होगी स्कोप लिमिटेशन, ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अच्छा ओरिजिनल स्टैंडर्ड अगर आप पढ़े ना, उसमें कोई लंबी चौड़ी उसमें बताई हुई बातें बताई हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम की टेस्टिंग के अंदर रहते हुए कंसेप्ट्स करवा दिए, इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं जाएगा। आप पहले इसको पढ़ लें और बाकी के स्टैंडर्ड भी सारे पढ़ लें। हाँ, जब सारे स्टैंडर्ड्स के मेन कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, फिर आप डिटेल में इस स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहें तो तब पढ़ें, वरना नहीं। अच्छा मैं एक एडिशनल कंसेप्ट आपको बताने लगा था। 705 में हमने ये पढ़ा ओपिनियन मॉडिफाई होता है स्कोप लिमिटेशन की वजह से, मॉडिफाई होता है मिस स्टेटमेंट की वजह से। स्कोप लिमिटेशन में कहता है इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह। लेकिन कहता है समटाइम्स स्कोप लिमिटेशन होती है बाय मैनेजमेंट। नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन और स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का रिपोर्ट पे इफेक्ट तो सेम होता है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट रिपोर्ट के अलावा भी होता है। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है। उसी तरह ये कंसेप्ट मिस स्टेटमेंट में भी है। कैफ लेवल पे ना हम ये पढ़ाते हैं, जरा वो सुनिए क्या कि जब मिस स्टेटमेंट सामने आई मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो करेक्ट करे, मैनेजमेंट करेक्ट कर दे, ठीक, नहीं करेक्ट करती तो मिस स्टेटमेंट इफेक्ट देखो, मटेरियल है, क्वालिफाइड, परवेसिव है, एडवर्स, ऐसा ही है। यहां पे आपने केस स्टडी में एक मजीद पॉइंट ऐड करना है। क्या? अगर मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से इनकार कर दिया, खुद सोचे क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है कि नहीं? तो हर मिस स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट करेक्ट करने से इनकार कर दे, आप उसमें एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि रिफ्यूजल ऑफ मैनेजमेंट टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, या मैनेजमेंट इंटेग्रिटी में भी डाउटफुल। ठीक है, ये ISA 240 है। ISA 240 किस चीज का भला? फ्रॉड का। उसके अंदर इंडिकेटर्स हैं फ्रॉड के, उसमें एक इंडिकेटर ये भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जब आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से इनकार कर दे, ये खुद सोचें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई तो मैनेजमेंट को क्यों इनकार करना चाहिए? वो शामिल है उसमें, वो चाहती है कि ना ठीक हो तभी तो इनकार करेंगे। भाई ये क्लियर हुआ है ये एस्टिमेट्स। अब इसके पास पेपर्स कुछ क्वेश्चन कर लें, इसके क्या कर पाएंगे? चलिए जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल। पुराने क्वेश्चन को थोड़े रिप्रोडक्शन के ज्यादा होते थे, याद ना आपको क्या कहा था? ओपन बुक एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हुआ था? 2011 से 11 से, और उसके बाद भी 2-3 अटेम्प्ट्स में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आते रहे हैं। उसके बाद भी ट्रांजिशनल फेज होता है ना, तो उसने हाथ हिला रखा था। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन हम सिर्फ कंसेप्ट्स को वार्म अप करने के लिए डिस्कस करते हैं कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं, रिटेन किया कि नहीं। ये करंट पैटर्न को इंडिकेट नहीं कर रहे होते। यानी इन शॉर्ट, ये अगर क्वेश्चन आप कर भी लेते हैं तो इसका ये मतलब है स्टैंडर्ड आपको समझ आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो जब रीसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, रीसेंट पास्ट पेपर, उससे कंफर्म होगा। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग काउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही कह रहा है? सही कह रहा है कि नहीं? However, the auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence as to whether an accounting estimate is reasonable in the circumstances. ये भी ठीक है मैनेजमेंट एस्टिमेट्स।
अप्लाई करना है, वेरीफाई करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफ कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ काउंटिंग एस्टिमेट्स। काउंटिंग एस्टिमेट्स की नेचर क्या होती है? काउंटिंग एस्टिमेट्स दो नेचर के होते हैं, हाई एस्टिमेशन, लो एस्टिमेशन। जब मैंने दो कहा फौरन आपके जहन में यही कंसेप्ट आना था, लेकिन क्या नेचर से नहीं है आपके जहन में कि नेचर ऑफ काउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है? हाई एस्टिमेशन, लो है। हाई एस्टिमेशन की एग्जांपल दीजिए। पेंशन लायबिलिटी और फेयर वैल्यू, लीगल केसेस। अब आपने घर जाके सोचना है क्या इनमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हाई एस्टिमेशन या लो एस्टिमेशन के एरिया में से, उसके मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता सकता हूं कि नहीं? बल्कि आपकी होम असाइनमेंट सोचें और उसके बाद लिख भी दें। 540 के नोट्स में जितनी एग्जांपल्स हैं हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की और जितनी एग्जांपल है लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की, इन सबके स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने लिख के लाने हैं। कम से कम 3-3 हर एक, कम से कम 3-3। 3 से कुछ याद आया आपको? 3 से कुछ याद आया आपको? नहीं लिखा भाई, भूल जाएंगे, लिख ले। 3 से कुछ याद आया? 3 प्रोसीजर से। 3 पार्टी रिलेशनशिप नहीं, वो तो पढ़े नहीं है। 501 क्यों आया? 3 चीजें। 701 क्यों नहीं आया? 701 की ऑडिट मैटर। क्या ये सारे अगर सही काउंट फॉर हो की ऑडिट मैटर नहीं बन सकते? क्या रिवैल्यूएशन की ऑडिट मैटर नहीं बन सकता? क्या पेंशन लायबिलिटीज की ऑडिट मैटर नहीं बन सकते? तो इसमें बताया था स्टैंडर्ड आपने, हाउ क्या था? ड्राफ्टिंग में क्या था सिखाया था? व्हाट, व्हाई और हाउ। और हाउ एड्रेस्ड में कितने प्रोसीजर का था लिखने हैं? 3 प्रोसीजर। कम ज्यादा हो सकते हैं, मैंने बताया था कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? 3। ये याद है मैंने की ऑडिट मैटर में, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने शायद ये बताया था 3 प्रोसीजर ऑन स्टैंडर्ड होते हैं। बताया था ये? बताया था और नहीं बताया? 3 प्रोसीजर किया। इसीलिए आपको कह रहा हूं इनके, इसका मतलब ये हुआ इन एग्जांपल्स के थ्रू आपसे 540 तो तैयार हो ही रहा है, की ऑडिट मैटर भी तैयार हो रहा है। और वो काउंटिंग एस्टिमेट्स की बजाय इस 540 के बजाय 701 में या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इन एस्टिमेट्स की टेस्टिंग करता है। अगर आप देखें ना तो शायद रात से उसने 540 का क्वेश्चन कोई नहीं पूछा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसने एस्टिमेट्स पूछी है, रिस्क असेसमेंट में पूछी है, वो की ऑडिट मैटर में पूछी है, उसने ऑडिट रिपोर्ट में पूछी है 705 में, लेकिन वहां पे स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ। आई क्या बताइए, स्पेसिफिक एग्जांपल को पसंद करता है कि जनरल को? स्पेसिफिक को। हमें भी स्पेसिफिक को तैयार करना है। कल मैं देखूंगा कितने एग्जांपल्स आप लिख के लेके आए। डिस्कस द अप्रोच इन द ऑडिट ऑफ काउंटिंग एस्टिमेट्स। काउंटिंग एस्टिमेट्स के ऑडिट की अप्रोच बताइए, मेरा भाई बताएगा। मैनेजमेंट के assumptions को वैल्यूएट करेंगे। उसमें क्या वैल्यूएट करेंगे? रीजनेबलनेस, रिलायबिलिटी है कि नहीं, एक प्रोसीजर, और रिकग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्राइटेरिया पूरा होता है कि नहीं, एप्लीकेबल नेशनल बॉडी फ्रेमवर्क के मुताबिक 2, और कंसिस्टेंसी विद लास्ट ईयर। शाबाश 3, और पॉइंट एस्टिमेट या रेंज एस्टिमेट 4, और एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है उसको एंगेज कर ले 5। शाबाश 1 2 और बता दें। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये चीज देख ले। 6 हो गए, एक और कह रहा है, 7 नंबर है ना, एक और कंट्रोल्स मैनेजमेंट के। शाबाश, क्लियर ये हो गया। क्वेश्चन समझ आ रहा है? रिक्वायरमेंट आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है एस के, अच्छा इसमें ना 2 रास्ते हैं आपके दिन में, प्रोसीजर दोनों रास्तों के आएंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कौन सही रास्ते पे गया, कौन गलत रास्ते पे। रिक्वायरमेंट कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन में बताओ क्या प्रोसीजर, क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है कौन सा स्टैंडर्ड है? नहीं पता, कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एस के इज द एंगेजमेंट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ पीके लिमिटेड। वन ऑफ हिज टीम मेंबर has been assigned the task of verifying fair value of various assets in the financial statements. fair value of various assets, नाम नहीं बताया एसेट का, जनरल बात कर रहा है, fair value की बात कर रहा है। अभी तक मैं 540 जहन में आ रहा है मेरे, ठीक हूं मैं? चलिए 540 आ रहा है, ठीक है। He is perplexed, puzzled, confused by the fact that out of various valuation methods available under the company's financial reporting framework, बहुत से methods available थे। होता है ना बाज़ औक़ात ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल, आप चाहे ये सेलेक्ट कर ले चाहे ये कर ले, बहुत से मेथड अवेलेबल हैं। The management has used a particular method except in one case, मैनेजमेंट ने सारे केसेस में एक मेथड यूज किया है, except in one case where management has changed the valuation method in the current year। एक सिचुएशन में मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन मेथड चेंज कर लिया, यानी मैनेजमेंट के पास बहुत से एसेट थे, बाकी सारे उसने कॉस्ट में रखे होंगे जैसे हमेशा से चलते हैं, एक को उसने रिवैल्यूएशन पे कर लिया। वैसे स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने खुद से बनाई है, उसने जनरली बात रखी हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। वैल्यूएशन मेथड उसने ये नहीं बताया है फिक्स एसेट है। द टीम मेंबर इज कंफ्यूज्ड एंड हैज अप्रोच्ड एसके फॉर गाइडेंस। टीम मेंबर कंफ्यूज हो गया और एसके के पास आ गया।
गाइडेंस के लिए। क्वेश्चन पढ़ के, केस स्टडी पढ़ के क्या लग रहा है, किस किस स्टैंडर्ड में से पूछ रहा है? 620। एक्सपर्ट तो कहीं पे भी नहीं है, एक्सपर्ट तो कहीं पे भी 540 ही नहीं बन रहा। कैसे 540 बन रहा है? इस अभी पढ़ा है और अभी सवाल कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से साबित करें। फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, एस्टिमेट्स और फेयर और जनरल बात रख रहा है। अगर स्पेसिफिक करता तो मैं कहता ये 540 का नहीं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देता ना एसिड की, फिर मैं आपसे क्या कहता, ये 540 का नहीं है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसके मुताबिक करेंगे। अगर कसर रहेगी तो फिर जनरल पॉइंट्स देख लेंगे। लेकिन फेयर वैल्यू या काउंटिंग एस्टिमेट्स की वेरिफिकेशन किस स्टैंडर्ड में है? 540 में। इससे हमें पता चला लफ्ज फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू और काउंटिंग एस्टिमेट्स आ जाए, समझ लीजिए 540 है। बताइए कौन से प्रोसीजर, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर बताने हैं? वो लो एस्टिमेशन वाले थे, हाई एस्टिमेशन वाले के दोनों? वैसे तो दोनों ही लिख सकते हैं, और नहीं तो हाई एस्टिमेशन वाले लिखेंगे। स्पेसिफिक तो कोई है कि है कोई स्पेसिफिक नहीं? एज्यूम क्यों करें, एज्यूम क्यों करें? अभी उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, इसका मतलब जनरल रख रहा है क्वेश्चन को। इसमें मेरा क्वेश्चन एक आपने ये बताना है, इसको इस पूरे केस स्टडी में सबसे अहम लफ्ज क्या है जिसके ऊपर फोकस करते हुए हमने अपने प्रोसीजर बताने हैं? सबसे अहम वर्ड फेयर वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स। आपका क्या ख्याल है भाई? जल्दी से बताइए, नमाज का टाइम होने वाला है। लफ्ज बताओ कोई, फेयर वैल्यू बताइए। वैल्यूएशन में चेंज, चेंज इसमें सबसे अहम लफ्ज, इसमें अहम सबसे अहम। अगर यहां तक क्वेश्चन रख देता ना, यहां तक कि वेरियस जो उसने फ्रेमवर्क के मुताबिक सिलेक्ट किए हैं, हम सारे प्रोसीजर बता देते हैं, जनरल में स्पेसिफिक। यहां पे कह रहे एक्सेप्ट इन वन केस वेयर मैनेजमेंट हैज चेंज। तो मुझे बताइए हमारा फोकस उन 9 केसेस पे होना चाहिए जो पिछले साल वाले ही हैं, कि उस 10वां केस हमारे लिए ज्यादा रिस्की है जिसमें वैल्यूएशन मेथड चेंज हुआ है? तो हमें चेंज के ऊपर कमेंट ज्यादा करने चाहिए कि जनरल वाले हर एक प्रोसीजर से रिलेटेड है चेंज के ऊपर, बाकी तो फ्रेमवर्क मिलके। अच्छा, चाहे तो उसने चूंकि जो कंफ्यूज हुआ है वो चेंज के ऊपर हुआ है, गाइडेंस जो मांग रहा है आपके ख्याल में वो सारे एसटी फेयर वैल्यूज के ऊपर मांग रहा है कि चेंज वाली के ऊपर? चेंज वाली के ऊपर। ये इसमें पॉइंट था कि आपने जनरल प्रोसीजर सारे एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं कर देने। हालांकि प्रोसीजर हमारे उन्हीं 10-12 लिस्ट में से निकलेंगे, लेकिन फोकस किसके ऊपर करना है? तो बताइए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, आप ही बताइए। चेंज क्या गाइड करेंगे? कुछ सोचे, कुछ बूंगी मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जहन में आ रहा है बता दें। आप ऐसे हैं, आप क्या कहेंगे टीम मेंबर से? जाओ जाके क्या देखो, क्यों चेंज किया, शाबाश। अप्रूव किसने किया? किसी ने किया कि नहीं किया? चेंज फ्रेमवर्क के मुताबिक है, डिस्क्लोजर्स ठीक दिए, काउंटिंग ठीक की, एप्लीकेशन ठीक है, शाबाश। और क्या चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करती है? क्या चेंज करने से मैनेजमेंट की बायसनेस तो सामने नहीं आ रही? ठीक है, इंडस्ट्री तो दूर की बात है, वो तो कह रहा है मेरे ही दूसरे एसेट्स के मुताबिक नहीं है। इंडस्ट्री तो फिर दूर की बात है। हमने कंसिस्टेंसी देखनी होती है 3 चीजों में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद अपनी ही सिमिलर ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये तीनों में कंसिस्टेंसी देखनी होती है। तो अपनी ही सिमिलर ट्रांजैक्शन के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन याद रखें स्टिल हमेशा चेंज को आप बाय डिफॉल्ट मिस स्टेटमेंट या नॉट मिस स्टेटमेंट कंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोसीजर बताएंगे। यहां पे सिर्फ एक ही चीज आपको सिखानी चाह रहा था, क्या आपके प्रोसीजर का फोकस चेंज पे होना चाहिए, चेंज इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे नहीं, चेंज इन फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे काउंटिंग एस्टिमेट्स के प्रोसीजर, सॉरी काउंटिंग पॉलिसी के प्रोसीजर डिफरेंट है, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। कुछ क्लियर हुआ? चलिए, ये था हमारा ISA 540 और उसके कुछ क्वेश्चंस। अब हम थोड़ी ब्रेक लेते हैं, नमाज की ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद दोबारा क्लास शुरू करेंगे। और अब हम अपना अगला स्टैंडर्ड कौन सा? 600 स्टैंडर्ड। ठीक है जी, अभी तक के लिए लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं।